हाय गाइस, दिस इज़ श्रुति। मैं अभी कनाडा में हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय जर्नी फ्रॉम इंडिया टू ताइवान एंड देन ताइवान टू कनाडा। बट आज की मेरी जो वीडियो है वो इस बारे में है कि मेरे को सबसे पहली मेरी जॉब जो इंडिया से ताइवान में हुई वो कैसे मिली मुझे। दैट वाज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन माई लाइफ और मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि मेरे को ये फर्स्ट जॉब आउटसाइड इंडिया कैसे मिली, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत लोग मिलने के लिए तरसते हैं और ये मिलना इतना आसान भी नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, जहाँ आपका मन हो और अगर आपका विश्वास अपूर्व हो, ये आपको ज़रूर मिल सकती है। मैं चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसके बारे में हम बात करते हैं कि मुझे सबसे पहले ये कैसे मिली। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इंडिया से की थी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी। उसके बाद में मैंने अपनी मास्टर्स इन केमिस्ट्री वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। उसके बाद मुझे क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में कि मुझे क्या करना है। बस एक बात पूरी थी कि मुझे आगे पीएचडी नहीं करनी थी इंडिया से। मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन इंडिया में अच्छी नहीं थी मेरे पेरेंट्स की, तो मैं उनको हेल्प करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले मास्टर्स करने के बाद, जिससे मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी मिले और फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ी बेटर हो जाए। जैसे ही हमारे मास्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इंटरव्यूज़ दूंगी। मैंने खूब सारे इंटरव्यूज़ दिए। मैंने उस दौरान कॉल सेंटर भी ज्वाइन कर लिया था, कीन वर्ल्डन। और मैंने सोचा था उसी के साथ साथ क्योंकि कॉल सेंटर से कुछ मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा और मैं काम भी कर लूँगी, वर्क एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और साथ साथ मैं अपना केमिकल से रिलेटेड जॉब्स ढूंढती रहूँगी। तो मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए। मैंने केमिकल कंपनीज़ में दिए, मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ कंपनीज़ हैं उनमें भी इंटरव्यू दिए। बट समहाउ उस टाइम मेरे को जॉब नहीं मिल पाई और मैं रियली बहुत अपसेट थी उस टाइम पर, क्योंकि सब लोग आगे कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे थे लाइफ की और मैं आगे की प्लानिंग भी नहीं कर रही थी। मैं कोई पीएचडी के लिए आगे कोई स्टेप भी नहीं ले रही थी, कोई एग्ज़ाम कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, सिर्फ जॉब में लगी हुई थी। और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे कि उनको पीएचडी के लिए बाहर अब्रॉड जाना है। वो लोग टोफल जीआरई देने के लिए बिजी थे, पर मैंने नहीं दिया। और मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर मैं ये नहीं दूँ और साथ में मुझे इंडिया में भी कहीं जॉब ना मिले तो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। तो उस टाइम क्या हुआ कि लकीली ऐसा बहुत लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में ऐसे जॉब फेयर्स होती हैं, तो बहुत लोग जो हैं वो जॉब फेयर्स में जाते हैं। ये जॉब रिक्रूटमेंट इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और अलग अलग जगह पे। मेरे को याद है 2007 में जब मैंने अपनी मास्टर्स ख़त्म की थी, तो उस टाइम पर ताज होटल में और शायद मौर्या में भी एक जॉब रिक्रूटमेंट फेयर था। मैं वहाँ पे गई थी। मैंने वहाँ पे यूके की काफ़ी सारी यू नो एजेंसीज थी जो कि बता रही थी कि यूके कैसा जाया जाए और ऐसे इवेंट्स हो रहे थे। पर वहाँ पर ना प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं थी। वो लोग सिर्फ एजुकेशनल के पर्पज़ से आपको भेजना चाहते थे, पर एजुकेशन में भी तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होता है और मैं वो करने के लिए तैयार नहीं थी। और इसके अलावा काफ़ी सारी मैं ऐसे जॉब फेयर्स ढूंढती रही एंड मैं मेरे को कोई ऐसे पता तो नहीं चला। बट एक चीज़ अच्छी हुई, हमारे प्रोफेसर ने एक दिन हमें लेक्चर दिया, कुछ कोई सेमिनार था और उसके बारे में उस सेमिनार के दौरान उन्होंने हमें बताया कि ताइवान से कुछ कंपनीज आ रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और वो लोग प्लेसमेंट के लिए
इंडियन स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं जो साइंस ग्रेड्स हैं। तो उन्होंने एक डेट बताई और मैं उन्होंने बोला था कि बस आप अपने रिज्यूमे प्रिपेयर करना। और ये इमेजिन कि हमारी 180 स्टूडेंट्स की क्लास थी, मतलब मास्टर्स के, और मैं इनऑर्गेनिक के सेक्शन में थी। तो मेरी क्लास में कम से कम 60 to 70 स्टूडेंट्स थे। हम सब ने सुना था इसके बारे में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना रिज्यूमे बनाया, मैंने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया और सारे प्रिंट आउट्स निकाल कर मैं उस दिन चली गई रिक्रूटमेंट फेयर में, जो कि ताइवान कंपनी वाली थी। आप मानेंगे नहीं, ताइवान की कंपनीज जब आई तो बहुत ही कम लोग उस दिन आए थे ये फेयर अटेंड करने के लिए। इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, कोई भी इंटरेस्टेड, आई डोंट नो, या तो उनको नॉलेज नहीं थी, या वो भूल गए डेट, या वो रियली इंटरेस्टेड नहीं थे वो लोग बाहर जाने के लिए। क्योंकि सच माने ताइवान का नाम उस टाइम ज़्यादा फेमस नहीं था, और शायद लोग यूएस और कनाडा ही भागते हैं स्टडी के लिए या जॉब के लिए, बट और बाकी कंट्रीज़ में वो लोग नहीं एक्सप्लोर करते हैं। मैं चाहती थी कि मुझे एक अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस मिले, तो मेरा रेज्यूमे रियली इन अ गुड प्लेस होगा। तो मैं वहाँ पे चली गई। मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में अपने रेज्यूमेस दिए और मैं उनसे बात करने लगी। मैंने उनको अपने बारे में बताया कि आई एम स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स इन केमिस्ट्री कोर्स, और मैं अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रही थी। और मैंने उनको डिस्कस किया कि आपकी पोजीशंस किस बारे में हैं, ये जो पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं क्या रियली केमिकल से रिलेटेड है या क्या है। तो मेरे को वहाँ जानने के बाद पता चला कि ये जो कंपनीज थी ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती थी ताइवान में, बिकॉज ताइवान इज़ सो गुड एट इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने देखा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे एसर, आसूस, ट्रांसेंड, ये सारी की सारी लैपटॉप्स एंड हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड यूएसबी ड्राइव्स मैन्युफैक्चर करती हैं। किसी ने आज तक नोटिस नहीं किया, ये सारी कंपनीज ताइवान की ही कंपनीज हैं। तो और ये जो ताइवान है ये उनके पार्ट्स भी बनाते हैं, जो पार्ट्स इन लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, जैसे फ़ोन्स भी हो गए उनमें यूज़ होते हैं, वो लोग ये पार्ट्स बनाते हैं। मतलब R&D भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो हमें जिस पोजीशन के लिए चूज़ किया गया था वो था R&D से रिलेटेड। सो ये जितनी भी कंपनीज़ वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में आई थी वो सारी R&D से रिलेटेड स्टूडेंट्स चाहती थी कि काम करें। वो लोग इंजीनियर्स को पसंद करने के लिए भी IIT के कैंपस में गई थी, IIT दिल्ली में गई थी, IIT चेन्नई में भी गई थी। सो ऑन द फाइनल डे ऑफ द इंटरव्यू उन्होंने 4-5 लोग सिलेक्ट किए थे। उन्होंने एक दिन बुक किया था कि जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन तो मैंने सिर्फ रेज्यूमे दिया था, बट थोड़े दिन बाद उनका कॉल आया और उन्होंने इंटरव्यू फिक्स किया। तो जिस दिन मैं इंटरव्यू के लिए गई उन्होंने स्काइप के थ्रू इंटरव्यू करना था, एक एजेंसी उन्होंने फिक्स कर ली थी, तो मैं वहाँ गई थी। और आप मानेंगे नहीं, मैंने सोचा था कि शायद लाइन लगी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स IIT से भी आ रहे होंगे और मैं उनके सामने कैसे स्टैंड करूँगी जब मुझे पता चला था कि ये लोग IIT से भी स्टूडेंट ले रहे हैं। बट शायद उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था अपने में, बट अब माने तो आई थिंक आई एम इक्विवेलेंट। बट उस टाइम पर मैं आपको बात बता रही हूँ कि आई थॉट देयर बी सो मेनी कैंडिडेट्स, बट इवेंचुअली दे वर जस्ट फ्यू ऑफ अस। इट्स 5-6 कैंडिडेट्स थे जिनके इंटरव्यू होने थे, और फाइनली उन्होंने 3 कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे। एक मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से चूज़ किया था, एक IIT चेन्नई के स्टूडेंट थे, और एक हिमाचल के एक स्टूडेंट थे। वहाँ पे भी उनके कोई जानने वाले थे, इसलिए उनको मतलब इंटरव्यू पॉसिबल चांस मिला था। और हम 3 फिर सिलेक्ट हुए थे। तो उन्होंने अब आती है इंटरव्यू की बारी कि उन्होंने हमसे इंटरव्यू में क्या पूछा था। इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले ऑफ कोर्स मेरी केमिस्ट्री नॉलेज पूछी थी कि मैं कितना जानती हूँ
उनको पता था कि मैं फ्रेश मास्टर स्टूडेंट हूँ और मतलब फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, बट मैंने थियोरेटिकली पढ़ा है, एक्सपेरिमेंटल लैब वर्क भी किया है, तो मुझे कुछ आइडिया है। तो मेरे को पॉलीमर के बारे में पूछा गया था क्योंकि वो चाहते थे कि कोई R&D उनको पर्सनल मिले जो कि पॉलीमर्स पे काम करे। फिर क्या हुआ कि मैंने अपना अच्छे से इंटरव्यू दिया, मैंने उनको अपनी नॉलेज के बारे में बताया, मैंने क्या क्या पढ़ा था अपने कोर्सेज में उसके बारे में बताया। फिर एक चीज़ और उन्होंने पूछा कि आपका पास्ट में आपने क्या किया है, आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि आप हार्ड वर्किंग हो या कुछ हो। तो मैंने उनको ये एग्जाम्पल दिए थे, और मैं ये सच्ची बता रही हूँ कि जब मैं अंडर ग्रेजुएट या मास्टर स्टूडेंट्स होती थी तो मैं समर जॉब्स करती थी हमेशा। हर समर वेकेशन में मैं कोई ना कोई जॉब या कैंपेन में शुरू हो जाती थी या कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेती थी। तो मैंने अपनी समर जॉब्स के बारे में बात की थी। मैंने नेस्ले जैसी कंपनी, नेस्ले हो गई, ब्रिटानिया हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, NIIT होती थी उस टाइम पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो लोग अपने प्रमोशन कैंपेन्स करते थे। तो मैंने अपने इंटरव्यू में ये सब मेरी जो समर जॉब्स थी इनके बारे में बताया था। प्लस मैंने जो कॉल सेंटर में भी थोड़ा बहुत काम किया था डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो सब मैंने उनको अपने इंटरव्यू में बताया था। एंड आई थिंक दे फाउंड मी वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने सोचा था कि ओनली थिंग उनको शायद झिझक की थी, ये लड़की है, ये कैसे एडजस्ट कर पाएगी दूसरी कंट्री में, इसके साथ में तो कोई आएगा नहीं। मैं एक्चुअली मैं सिंगल थी, और मेरी फैमिली में से कोई मतलब जानता भी नहीं था ताइवान के बारे में। तो वो ताइवानीज लोगों को भी ऐसा लगा कि कैसे होगा। पर मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पर एक इंडियन कैंडिडेट था जो कि कमेटी के अंदर ही था, और उसने उनको कन्विंस किया कि ये दिल्ली की लड़की है, ये ऑफ कोर्स इसकी समर जॉब्स एक्सपीरियंस है, और ये दिल्ली में ग्रो अप हुई है, तो ये डरेगी नहीं, ये एक्सेप्ट करेगी एज अ पॉसिबिलिटी, और ये लंबा टाइम कंपनी में रुक पाएगी। तो ये फिर मेरे को बाद में पता चला था। सो फाइनली आई वॉज सिलेक्टेड, और उस कंपनी ने फिर मुझे एयर टिकट भी दी थी, और एक्सपेंसेस भी दिए थे कि मैं फ़्लाई कर पाऊँ। और जिस दिन मैं फ़्लाई कर रही थी, मेरे साथ वो 2 अदर कैंडिडेट्स भी थे जो कि फ़्लाई कर रहे थे, तो हम तीनों उसी फ़्लाइट में थे। और फिर हम ताइवान आए, और ताइवान आके अब कैसा लगा, ऑफ कोर्स पहले पहले मेरे पेरेंट्स बहुत डर रहे थे कि वहाँ का फूड डिफरेंट होगा, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का कल्चर डिफरेंट होगा, तुम कैसे एडजस्ट करोगी। यहाँ पर तो मम्मी घर पे सब खाना वाना बनाती थी, मम्मी हमारा ध्यान रखती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं कॉलेज गई हूँ वो भी बिना ब्रेकफास्ट खाए, मम्मी सब कुछ हाथ में देती थी। तो ऐसा उनको लग रहा था कि ये कैसे करेगी। तो ये अब जो मेरी लाइफ का जो एक चैप्टर है, जब मैं ताइवान गई और मुझे कैसा लगा, ये मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। सो आज के लिए यहीं तक कि मुझे कैसे मिली ये अपॉर्चुनिटी। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि डोंट लूज़ होप, डोंट गिव अप, you must have high dreams, keep higher, be optimistic, keep higher dreams, never give up। आप कोशिश करते रहें, आपके मन में अगर विश्वास हो तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। आप बस एक तो प्रे करो, विश्वास करो, और अप्लाई करना मत रुको। आप सीरियसली, ये एक चीज़ है जो कि लोग अप्लाई करना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आता है लाइफ में, और उसके बाद में वो बिल्कुल ही रुक जाते हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी कि कभी भी ऐसा मत करिए। आपकी अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो आप
प्लीज़ गिव अप मत करिए, आप कंटिन्यूअसली उसमें करते रहिए और रियली गॉड विल सपोर्ट यू एवरी वे। सो मैं अपनी अगले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी मेरी लाइफ इन ताइवान और कैसा रहा मेरा सफ़र और मैंने कितना टाइम वहाँ पर काम किया। आपको ये सब अगले वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल to get to know more about me and to know more about my journey. Thank you. Bye bye.